नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। जब हम आज़ादी की 100वीं सालगिरह मनाएंगे, गर्व से जब हम तिरंगा लहराएंगे, तो हम पूरी दुनिया में विकसित भारत का परचम भी लहराएंगे। साल 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के सामने रखा और देशवासियों से आह्वान भी किया कि विकसित भारत के निर्माण में प्राण प्रण से जुट जाए। विकसित भारत 2047 ये केवल नारा या आह्वान भर नहीं है, ये देश के सामूहिक संकल्प का प्रतीक है और आवश्यकता है इस संकल्प के सिद्धि की, जो समाज के हर तबके, व्यवस्था के हर सोपान, हर शासन प्रशासन के हर एक कदम और आम आदमी की प्रतिबद्धता से पूरा होगा। विकसित भारत 2047 का अर्थ है दुनिया के विकसित देशों की कतार में गर्व से सीना ऊंचा करके खड़ा होना मात्र भर नहीं है, ये एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। देश की लक्षित 5 ट्रिलियन इकॉनमी के लक्ष्य को 30 ट्रिलियन इकॉनमी तक परिवर्तित करना इसका लक्ष्य है। इसके लिए ज़रूरी है हर क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन और इसके लिए ज़रूरी है परिवर्तनकारी सुधार। विजन इंडिया 2047 एक ऐसा संकल्प पत्र है कि कैसे अगले 22 वर्षों में भारत को अग्रणी देशों के कतार में शामिल किया जा सके, कैसे देश की आर्थिक प्रगति को और गति प्रदान किया जा सके, कैसे भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी में अग्रणी देश बनाया जा सके, कैसे भारत को मानव विकास और सामाजिक कल्याण में अव्वल दर्जे का मॉडल बनाकर पूरी दुनिया के सामने पेश किया जा सके, और कैसे पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं के साथ साथ आर्थिक विकास, सामाजिक विकास किया जा सके। और ये महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल कैसे होगा, विकसित भारत 2047 तक कैसे बनेगा, इस लक्ष्य को आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी सुधारों के माध्यम से कैसे हासिल किया जाएगा, जिसमें कि निवेश बढ़ाना है, रोजगार सृजन करना है, बुनियादी ढांचे का विकास करना है, और इस सब की शुरुआत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया आत्मनिर्भर भारत अभियान, मेक इन इंडिया अभियान, मेड इन इंडिया का संकल्प, स्वदेशी का संकल्प, विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवाचार ऐसे पहल हैं जो इस संकल्प को सिद्धि के रास्ते पर ले जाते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग से आर्थिक, सामाजिक सुधार, कृषि सुधार, श्रम सुधार, असंगठित क्षेत्र में सुधार इस लक्ष्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और एक समेकित प्रयास के द्वारा ही इसे हासिल किया जा सकेगा, इस महान लक्ष्य को, इस महान संकल्प को। आज इस विशेष कार्यक्रम में हम इसी विषय पर करेंगे चर्चा और जानेंगे कि कैसे हासिल किया जा सकता है विकसित भारत का लक्ष्य। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर चरण सिंह, जो कि विशिष्ट और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं और साथ ही साथ हैं CEO एग्रो, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर अमित कपूर, जो कि अर्थशास्त्री और साथ ही साथ CEO इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के। आप दोनों खास मेहमानों की हम विशेष टिप्पणी भी जानेंगे, लेकिन आइए शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री के आह्वान से। 2047 तक तक विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशवासियों का आह्वान किया। उन्होंने इस सपने को साकार करने के लिए, संकल्प के लिए समर्पित होने के लिए एक स्वर्णिम अवसर बताया। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि अब समय आ गया है कि आर्थिक और सामाजिक सुधारों को अगले चरण में ले जाया जाए, ताकि 2047 तक भारत विश्व के अग्रणी देशों की पंक्ति में खड़ा हो सके। 2047 दूर नहीं है, एक एक पल की कीमत है और हम एक भी पल गंवाना नहीं चाहते। दोस्तों, ये आगे बढ़ने का अवसर है, बड़े सपने देखने का अवसर है, संकल्प के लिए समर्पित होने का अवसर है। जब सरकार आपके साथ है और मैं स्वयं आपके साथ हूं, तब हम नया इतिहास बना सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को नई दिशा दी है। उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए एक टास्क फोर्स के गठन की भी घोषणा की, जो तय समय सीमा के अंदर इस लक्ष्य को पूरा करेगा। ये टास्क फोर्स वर्तमान नियमों, कानूनों, नीतियों और 21वीं सदी की ज़रूरतों को वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप ढालेगा। संकल्प है 2047 तक विकसित भारत और लक्ष्य है नया, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए हमें एक टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय किया है। ये टास्क फोर्स समय सीमा में इस काम को पूरा करे,
वर्तमान नियम, कानून, नीतियां, रीतियां 21वीं सदी के अनुकूल, वैश्विक वातावरण में अनुकूल और भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने के संदर्भ में नए सिरे से तैयार हो और उसका समय सीमा में अपना कार्य पूरा करने के लिए इस टास्क फोर्स की रचना की है। ये रिफॉर्म के कारण जो नए लोग अपना भविष्य बनाने चाहते हैं उनको तो हिम्मत मिलेगी। हमारे स्टार्टअप्स हो, हमारे लघु उद्योग हो, हमारे गृह उद्योग हो, उन उद्यमियों को उनकी कंप्लायंस कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी और उसके कारण उनको एक नई ताकत मिलेगी। जो एक्सपोर्ट की दुनिया में उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट के कारण, व्यवस्थाओं में बदलाव के कारण उनको एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। तो कैसे हासिल होगा विकसित भारत का सपना? साल 2047 में विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हम कैसे हासिल करेंगे? इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर चरण सिंह जी, जो कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, और डॉक्टर अमित कपूर जी, विशिष्ट और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। आप दोनों खास मेहमानों का स्वागत है। डॉक्टर चरण सिंह साहब, अगर देखें तो जिस तरीके से लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, साथ ही साथ आह्वान किया, हर व्यक्ति से, हर क्षेत्र से, हर उस सेक्टर से जो कि कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण में योगदान देता है, और उसकी शुरुआत भी उसके बाद लगातार दिखी। आत्मनिर्भर भारत का अभियान और साथ ही साथ जीएसटी का अगर देखें 2.0, जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म कहा जाता है, शुरुआत हो चुकी है। किस तरीके से देखते हैं कि आर्थिक सुधारों की ये गति और आवश्यक है इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए? मैं आपसे 2-3 पहलू शेयर करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री जब लाल किले से बोलते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड चल रहा होता है और बहुत हार्ड वर्क और बहुत इंटेंस वर्क के बेसिस पे बोलते हैं। आपने खुद देखा जब वो बोल रहे थे कि मैं हर पल की कीमत जानता हूँ और कोई पल जाने नहीं दूंगा। 22 वर्ष का समय है। 22 वर्ष में हम लोगों ने 2,880 पर कैपिटा इनकम से 17,000 की पर कैपिटा इनकम को छूना है, कम से कम। नामुमकिन नहीं है। कोरिया ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया था 1962 और 1990 के बीच में, और चाइना ने कुछ ऐसा ही किया था 1980 से लेकर 2012 के बीच में। चाहिए क्या? दृढ़ संकल्प चाहिए, और वो आपने प्रधानमंत्री के भाषण में सुन ही लिया। उनकी बॉडी लैंग्वेज से आपको क्लियर दिख रहा था कि दृढ़ संकल्प है। अभी अगर हम लोगों ने ये 22 वर्ष पूरी तरह उनका हर पल की कीमत अच्छी तरह वसूल करनी है, तो इस तरीके हमें सोचना पड़ेगा कि विकसित भारत के पहलू क्या होंगे। वो भी प्रधानमंत्री जी ने अच्छे तरीके बताए। हम लोग एक इंक्लूसिव इंडिया की बात कर रहे हैं, जहाँ पे पॉवर्टी नहीं होगी, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन अच्छा होगा, बच्चों की एजुकेशन अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी, फार्मर्स के लिए अच्छा योगदान होगा, और लेबर स्किल्ड होगा, और लेबर के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। अब ये सारा कुछ करने के लिए एक पूरा वातावरण चाहिए। दो ही हमारे पास अर्थशास्त्री होने के नाते इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में जो वित्तीय नीतियां होती हैं उसमें हर वर्ष बजट, और उसके आगे पीछे भी कुछ हो सकता है, पर हर वर्ष बजट आप देख ही रहे हैं पिछले 4-5 वर्षों से वो बेशक विकसित भारत घोषित अब हुआ है, यहाँ विकसित भारत 2047 का लक्ष्य अब घोषित हुआ है, पर पिछले कई वर्षों से, मैं तो यूँ कहूँगा कि 2014 से जब ये लोग सत्ता में आए हैं तब से प्रयत्न तो यही कर रहे हैं कि हम लोग विकसित हो और हमारा ग्रोथ रेट बढ़े। तो भाई, तो वो तो चल ही रहा है। इंटरेस्ट रेट में भी जिस तरीके इंटरेस्ट रेटों में कमी की गई और जिस रफ्तार से और जल्दी से कमी की गई, वो भी दिख रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी को भी इन्होंने बिल्कुल लाइन पे ले आए हैं कि विकसित भारत बनना है। तो जहाँ तक नीतियों का सवाल है, जहाँ तक इकोसिस्टम का सवाल है, और जहाँ तक डेफिनेशंस का सवाल है, ये सरकार मेरा ख्याल बहुत क्लियर है, और वो लगातार हर मोर्चे पर दिख रहा है, नीतियों में भी और साथ ही साथ जो हमारे कार्य हैं, जो हमारे योजनाएं हैं उनमें। डॉक्टर अमित कपूर जी, आपसे जानना चाहेंगे, 5 ट्रिलियन इकॉनमी का आने वाले दिनों भारत वर्तमान समय में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो है ही, लेकिन 30 ट्रिलियन इकॉनमी तक जाने का लक्ष्य कितना, वर्तमान जो कि 6.87
तकरीबन 7 के आसपास हमारी विकास दर आंकी जा रही है, इसको और गति जब हासिल होगी तभी ये हासिल हो सकेगा। किस तरीके से देखते हैं जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं, जो इस समय निर्णय लिए जा रहे हैं, ये और आने वाले वर्षों में इसके सकारात्मक प्रभाव दिखेंगे? देखिए नहीं अश्विनी जी, जैसे आपने कहा जो जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि इंडिया को एक विकसित भारत बनना है 2047 तक, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ कि ये 100% जो है अचीवेबल है। बट जैसे आपने कहा कि कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी जी, और जैसे 7% की ग्रोथ रेट पे क्या हम वहाँ पहुंचेंगे? 7% की दर पे हम लोग हर साल डबल, हर 10 साल में डबल इकोनॉमी होंगे जी। जैसे अगर हम 5 ट्रिलियन होंगे तो आज से कुछ लगभग 10 साल में अबाउट 2039 के अंदर जाके हम लोग 10 ट्रिलियन के होंगे, और 2047 में लगभग अबाउट 18 से 20 ट्रिलियन के पास होंगे जी। बट अगर हमारे को अपना गति बढ़ानी है, रफ्तार बढ़ानी है, जी। और खास करके भी देखना पड़ेगा कि हमारे पास ग्लोबल हेडविंड्स भी बहुत हैं जी इस वक्त, और पिछले 5 या 6 साल ग्लोबल इकोनॉमी में हेडविंड्स बहुत थे जी। तो उसको देखते हुए कि भारत सरकार क्या कर सकती है, और उन तरफ के उस तरफ बहुत परिपक्व स्टेप्स लिए गए हैं जी। जैसे अगर आप देखें, जैसे चरण सिंह जी भी कह रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है जी। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इंडिया में काफी तेजी से हो रहा है जी, और उसका मल्टीप्लायर बहुत होता है जी। अगर आप देखें जैसे सड़कें बन रही हैं, जैसे मूवमेंट ऑफ लेबर है, मूवमेंट ऑफ गुड्स है, वो आसान होगा जी। और उसी के साथ में जीएसटी रिफॉर्म्स जो करे गए, जीएसटी रिफॉर्म्स मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा स्टेप है टूवर्ड्स कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी जी। जैसे उससे लोगों के लिए आसान होता है खरीदना, जब वो चीज़ होती है तो उससे आपकी मैन्युफैक्चरिंग और आपके गुड्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, और इंडियन इंडस्ट्री उससे बढ़ेगी जी। उसके साथ ये अटैच्ड है पूरा जो आप कह रहे हैं मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, जो हमारा स्टेप है वो उसके साथ बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है जी। बट 2 या 3 चीजें और इसके साथ करनी पड़ेंगी जी, जो बहुत जरूरी है आज की तारीख में। जैसे एक स्किलिंग की बात करते हैं हम जी। लोग, कि जब आप डेवलप्ड इकोनॉमी की बात करेंगे, वो सिर्फ एक इकोनॉमिक इशू नहीं है जी, वो एक सोशल एस्पेक्ट भी साथ में है। जैसे अगर हम 17 से 18 हज़ार पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, तो उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, जैसे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हम क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें, वो बहुत आगे जाएगी। तो उसमें हमारे को सोशल प्रोग्रेस की भी बात देखनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमारे को एक स्किलिंग में और एजुकेशन में बहुत इन्वेस्टमेंट करना है। अभी भी हम बहुत कर रहे हैं जी, आर&डी के ऊपर बहुत विशेषकर जोर है। आप नए इंडस्ट्री क्लस्टर्स बना रहे हैं। जैसे अगर आप, जैसे आज ही प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया, या राजनाथ सिंह जी ने अनाउंस किया जी। कि बिहार के अंदर एक डिफेंस कॉरिडोर बनाया जाएगा जी। उसका एक बहुत बड़ा महत्व होता है जी। अगर आप उस तरह के कॉरिडोर बनाए, जैसे आप यूपी में देख रहे हैं जैसे ग्रोथ हो रहा है, तो वो हर जगह उस तरह की संभवता बढ़ता है। हाँ, ये जरूर हमारे को मानना पड़ेगा जी कि आज की तारीख में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है इंडिया में, वो लगभग 100 स्थानों पे केंद्रित है जी। तो और उसको बढ़ाने की कोशिश भी सरकार कर रही है। जैसे आपने कहा था शुरू में अपने पॉइंट्स में कि किस तरह से हर स्टेट इसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन कर सकती है जी। और उसी तरह से अगर आप कंट्रीब्यूशन की बात करें, तो हर डिस्ट्रिक्ट को हमें समझना पड़ेगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, क्या यूनिक चीज है, और उसको हम आगे कैसे लेके जा सकते हैं। निश्चित तो तौर ये पर। अगर हो रहे हैं तो 100% मेरे हिसाब से आज की तारीख में जो इंडिया 7% है, वो लगभग 9 से 10% मैं सोचता हूँ वो जाएगा अगले 2 या 3 साल के अंदर, क्योंकि बेसिक उसके लिए सेट हो चुके हैं। जी। और आगे की जो नीतियां हैं और आगे की जो राह है वो काफ़ी सकारात्मक दिखती है। हम चर्चा जारी रखेंगे दोनों खास मेहमान से, लेकिन वक्त है बेहद छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज़। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। हम बात कर रहे हैं विकसित भारत एट 2047, 2047 में विकसित भारत का संकल्प और सिद्धि। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर चरण सिंह, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, और साथ ही साथ डॉक्टर अमित कपूर जी, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री। डॉक्टर चरण सिंह साहब, आपसे इससे पहले डॉक्टर कपूर ने कहा कि किस तरीके से हमको स्किल फोर्स पर, हमारे एक जो कामगार हैं वो ज़्यादा कुशल हों, स्किलिंग पर हमको ध्यान देना पड़ेगा, हमको क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही साथ अब स्थितियाँ ये आती हैं कि जब एक ग्लोबल वर्ल्ड है, ग्लोबल सिनेरियो है, उसमें हम तेज़ी से काम करते हैं, तो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड के वेजेज, ग्लोबल स्टैंडर्ड के श्रम कानून, ग्लोबल स्टैंडर्ड के एस्पिरेशंस भी होते हैं। अगर देखें तो 44 से ज़्यादा श्रम कानूनों को संकलित करके एक नए स्वरूप में वेजेज कोड में बनाया गया और उसको अंतिम रूप दिया भी जा चुका है। किस तरीके से देखते हैं कि एक डिग्निटी ऑफ लेबर को वो पूरा का पूरा कोड स्टेब्लिश करेगा हमारी इस अर्थव्यवस्था की गति में, और एक डिग्निफाइड लाइफ भी हमारे श्रमजीवियों के लिए, श्रमिकों के लिए
वो स्थापित करेगा? बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, आपको मैं एक और पहलू इसके साथ जोड़ देता हूँ। जिस तरीके दुनिया आगे बढ़ रही है, और आपने भी और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि दुनिया जिस तरीके का इस टाइम पे एनवायरनमेंट दिख रहा है, उसके अंदर जूझ कर सामने निकलना और कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, जब छोटा सा बीज जमीन में डालते हैं, कैसे जूझता है जब पहली बार धरती से टूट कर बाहर निकलता है और फिर इतना बड़ा वृक्ष बन जाता है, तो कोई डरने की बात नहीं। पर ये जो पूरी दुनिया में इस टाइम पे हालात चल रहे हैं, इस टाइम पे हम ऑलरेडी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, तो हमें उसमें भी कोई डर नहीं है कि हम इतने तेज गति से चल रहे हैं। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक उसको एग्री कर रहे हैं कि हमारी जो नीतियां हैं उससे पॉवर्टी लेवल, हम लोगों ने कितने लोगों को पीछे हटाकर पॉवर्टी से उभर कर ऊपर आ गए। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि जो आपका लेबर फोर्स है वो बहुत बड़ा योगदान करता है, कंट्रीब्यूट करता है विकसित भारत बनने में, ग्रोथ रेट को बढ़ाने में, प्रोडक्टिविटी में और एफिशिएंसी में। तो इसलिए लेबर फोर्स का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा एक नई चीज़ सामने आ रही है जिससे थोड़ा हमें समझना भी और थोड़ा तैयारी भी करनी है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जा रहा है, हम अर्थनीति के लोग सोच रहे हैं कि ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से ज़्यादा पावरफुल होगा। जी। पर हमारे देश में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का आनंद लेती हैं, हमारे लिए ये घातक हो सकता है, क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। जी। तो अभी जो बातें आपने कही, जो ग्लोबल सिचुएशन है, और साथ में मैंने दो चीज़ें और जोड़ दी। अब इन सब परिस्थितियों में हमें लेबर फोर्स को, एक तो 1 करोड़ लोगों को हम लोग लेबर फोर्स में ऐड कर रहे हैं हर वर्ष। 1 करोड़ लोग कम लोग नहीं है, जी। 1 करोड़ लोग। और ये हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है, ये सिर्फ अगले 20 वर्षों के लिए हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद फिर ओल्ड एज शुरू हो जाएंगी और फिर वो फिस्कल बर्डन शुरू हो जाता है जो ओल्ड एज से होता है। सो अगले 20 वर्षों में हमने अपने लेबर फोर्स का पूरा फायदा उठाना है। जी। तो सरकार ने क्या किया, जैसे मैंने कहा पिछले सवाल में, कि कोई ये नहीं कि इसी बार विकसित भारत का है और अभी से सोचना शुरू किया है। पिछले 8-10 साल की इसके पीछे पूरी बैकग्राउंड चल रही है और इतने वर्षों से ये सोच रहे हैं। तो इन्होंने जो हमारे जो लेबर लॉज थे, जो लगता था कि हमें पिछाड़ रहे हैं, उन सबको कंसोलिडेट करके 4 मेजर कैटेगरीज में डाला है। तो एक तो है कोड ऑफ वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, ये 2019 है, 2020 है। फिर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड है, 2020 का है। सोशल सिक्योरिटी कोड है, 2020 का है। इन सब से हमारा एम क्या है, हम ये सारे जो रैशनलाइजेशन लॉज की कर रहे हैं, हमारा एम क्या है? एक तो हम चाहते हैं कि हमारे पास लेबर के लिए, इम्प्रूवमेंट क्वालिटी के लिए, बेटर एफिशिएंसी के लिए हम लोग कुछ चीज़ें करें। तो उनमें जो मेन हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक तो है यूनिवर्सल एंड पोर्टेबल सोशल सिक्योरिटी, जी। तो उससे फ्रीडम रहता है, लेबर यहाँ से वहाँ जा सकता है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, वो भी बहुत बड़ा जोर है। एम्प्लॉयमेंट एंड फ्यूचर रेडीनेस, जिसमें स्किलिंग एक पार्ट आ जाता है। अब एक और बात है जो बहुत अहम है, बहुत अहम। जी। यूथ का तो मैंने आपको बता दिया कि 1 करोड़ लोगों को हम अपने वर्कफोर्स में ऐड कर रहे हैं। पर हमारी जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, वो जब ये सरकार सत्ता में आई तो उस टाइम पे करीब 19% थी। आज अगर हम आंकड़े देखें तो करीब 27 से 30% है। दुनिया का जो एवरेज है वो करीब 70% है। आसपास की नेबरिंग कंट्रीज अगर आप देखें, बांग्लादेश, नेपाल, वहाँ पे 85% है जी। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन और यूथ एम्प्लॉयमेंट को भी आगे बढ़ाना है, तो वो भी एक ऑब्जेक्टिव है। फिर कंप्लायंस एंड फॉर्मलाइजेशन ऑफ जॉब्स। ज़्यादातर क्या है कि देश में इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, उनकी सोशल सिक्योरिटी, उनकी पेंशन, उनकी हेल्थ, उन सब चीज़ों पे ख्याल नहीं रखा जाता। उनको फॉर्मलाइज करना है ताकि लेबर हमारा प्रोडक्टिव भी हो, हेल्दी भी हो, तभी वो एफिशिएंट हो जी। सकेगा। जी। अब ये सब करने में हम लोग सिर्फ कहना नहीं चाहते, हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं एनवायरमेंटली।
तो हम लोग कहते हैं कि ग्रीन ट्रांजिशन को भी हमने ख्याल में रखना है, और अखिरला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो गुड गवर्नेंस का है, लेबर एक्सप्लॉइट नहीं होनी जी, चाहिए। तो निश्चित हमने तौर से जितने कंसोलिडेशन की उसको इसको मद्देनजर रखते हुए की सभी है। चीज़ों को उसमें ध्यान में रखा गया। डॉक्टर अमित कपूर जी, जिस तरीके से डॉक्टर चरण सिंह सर कह रहे हैं कि सारे कानूनों को कंसोलिडेट करके एक नए तरीके से श्रमिकों के लिए, कामगारों के लिए, मजदूरों के लिए एक डिग्निफाइड गरिमापूर्ण जीवन शैली प्रदान करने के लिए ये पूरे संहिता बनाई गई है। एक ज़माना था या जब कहा जाता है कि रेड टेपिज्म से हट के हम रेड कारपेट दे रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को और निवेशकों को। ऐसे में अपेक्षाएं की जाती है कि जो हमारे श्रमजीवी हैं, जो हमारे कामगार हैं, उनके लिए गरिमापूर्ण जीवन स्थितियां तो हो ही, साथ ही साथ जो ऐसे बहुत सारे लेक्यूनाज हैं, चाहे वो लिटिगेशंस के मामले हों, चाहे वो पेनलाइज करने के मामले हों, चाहे वो इंस्पेक्टर राज की कभी ना कभी याद दिलाते हैं, आज वो सारे अप्रासंगिक हो चुके हैं और उनको भी कहीं ना कहीं समाहित किया गया है इन सब स्थितियों में। हाँ बिल्कुल जी, इनफैक्ट जैसे जैसे डॉक्टर चरण सिंह जी कह रहे थे जी, मैं उनसे टोटली एग्री करता हूँ। बट एक दो पॉइंट जैसे लेबर लॉज की जो इन्होंने चेंज किया जी, उसके अंदर सोचने वाली बात यह है जी कि जैसे जो 1548 प्रोविजन थे पहले जो हमारे लेबर लॉज थे, और लगभग काफी सारे लेबर लॉज हो रहे थे, 29 लेबर लॉज थे जी, उसको करके आपने 4 में करा और 480 सेक्शन करे जी। वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था जी। और जैसे उसके जैसे चरण सिंह जी ने भी कहा जी, आपका कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी था। बट इसके अंदर एक प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है जी कि ये सबका साथ सबका विकास सबके क्या कहते हैं, सबके जुड़ने से होगा जी। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी, जो लेबर कोड है वो 2019-20 के अंदर पार्लियामेंट ने पास किया था जी। बट कई स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने इसको आगे नहीं लेके गए जी। जैसे जी, अगर आप कहें, वेस्ट बंगाल ने प्री ड्राफ्ट रूल्स ही नहीं अभी तक करे जी इसके ऊपर। तो इसके कारण क्या हुआ कि आपके थोड़ा वेरिएशन हो जाता है जी स्टेट्स के अंदर। तो यह इससे इसके कारण 2 या 3 प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं कि एक जो पॉलिसी एसिमेट्री है क्रॉस द कंट्री वो क्रिएट होता है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि सब लोग साथ में होके इसकी तरफ काम करें जी। इसके अगर हम ये नहीं करेंगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर भी रोक लगती है जी, उसके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम ये चीज को करें, आगे लेके जाएं, तो सारी स्टेट साथ में करेंगे, क्योंकि अभी टाइम हो गया कि इसको हम इम्प्लीमेंट करें और बहुत परिपक्व तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जी, और ऑफ कोर्स जैसे आप कह रहे हैं जी, इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसके कारण कंपनीज यहाँ आएंगी, उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। और ये और जैसे लेबर लॉज में कहा भी गया जी, जैसे जो गिग वर्कर्स हैं उनके लिए भी सपोर्ट करने के लिए बात करी गई। तो जो ये लॉज हैं ये सोशल सिक्योरिटी को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण है जी, और इससे हमारे देश को फायदा ही होगा जी। हाँ, जी, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे चरण सिंह जी ने भी कहा, मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, उसको बढ़ाना बहुत जरूरी है। जी, आज की परिस्थिति में भी कई कई जगहें हैं हमारे देश के अंदर, जैसे अगर हम बिहार की बात करते हैं या उड़ीसा की बात करते हैं, थोड़ा लेबर फोर्स जो आपका स्किलिंग है और विमेन, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम उसको आगे लेके जाएं। जब वो हो जाता है जी, तो उसके बाद आपका ग्रोथ बहुत है जी। अगर आप किसी भी देश को देखें जो बहुत बड़ा बना है, उसने फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में हमेशा फोकस किया। और ये नहीं कहूंगा कि भारत सरकार ने इस पे अच्छा काम नहीं किया, बहुत अच्छा काम हुआ है जी पिछले 5-7 साल में। खासकर अगर आप देखें, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 17% से लगभग 30% के करीब आई है जी। तो जी, ये जी, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जी, बट इसको थोड़ा तेजी से आगे लेके जाना है। जो लेबर कोड उसके लिए है, स्टेट्स को एकजुट होकर आगे लेके जाना पड़ेगा जी। जी। डॉक्टर चरण सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अमित कपूर जी कह रहे हैं कि जो वर्कफोर्स है उसको ज़्यादा स्किल्ड होने के साथ साथ और ज़्यादा उसमें 53 करोड़ से ज़्यादा लगभग अगर देखें 2021-22 के आंकड़े हैं, कामगारों की संख्या बताई जाती है। प्रतिवर्ष आप बता रहे हैं 1 करोड़ से ज़्यादा लोग उसमें जुड़ते भी हैं। ऐसे में आवश्यकता ये होती है कि केंद्रीय स्तर पर बनाए गए कानून राज्यों द्वारा उसी स्पिरिट से लागू किए जाएं। चाहे जो एक बेस लाइन जो होता है, जिसको कहते हैं कि मिनिमम वेज बेस लाइन, इस जैसी भी स्थितियां कहीं ना कहीं हो, उससे कम कहीं ना कहीं कामगारों को या फिर मजदूरों को या फिर श्रमिकों को उससे कम पर पारिश्रमिक न दिया जाए, ये सारे भी प्रावधान केंद्रीय सरकार के संहिता और कानूनों में किए गए हैं और पहली बिल्कुल बार कोई किए गए शक ही हैं। कोई शक ही नहीं है। पर मैं आपको एक बात और बतानी चाहूँगा, इस सरकार की खासियत जो मैंने देखा है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, जीएसटी तो एक उदाहरण है ही है, जहाँ ये सब लोग मिल के बैठ के डिसीजन लेते हैं और फिर पूरे देश में उसको लागू करते हैं। और आपने भी कहा जीएसटी 2 जिस तरीके किया, जिस तरीके की उसमें इतने ज़बरदस्त रिफॉर्म्स लाए, वो सीधी उछाल दिवाली की शॉपिंग में आपको दिखी। और सबको पता लगा कि अगर आप अच्छे रिफॉर्म्स लाएंगे
तो जनता तो एकदम भरपूर उसका फायदा भी लेगी और आपको उसका एनकरेजमेंट भी देगी। तो जीएसटी में कलेक्शन में भी तो फायदा होगा ही होगा। तो जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की मिसाल जीएसटी ने कायम की, जीएसटी काउंसिल ने कायम की और जिस तरीके रिफॉर्म्स लाए गए वही आगे जाके लेबर लॉज में भी आने हैं। अब बात तो सच्ची है, बात तो सच्ची है कि केंद्रीय सरकार इस टाइम पे एकदम फ्रंटियर पे चल रही है और स्टेट गवर्नमेंट्स को उसके साथ अपने जी। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स को उसके साथ अपने चीज़ें जोड़नी है और फिर भरपूर फायदा पूरे देश में हो जाएगा। तो उधर एक चीज़ जरूरी है, पर उसमें भी मैं देख रहा हूँ कि नीति आयोग में मई के महीने में प्रधानमंत्री जी ने सब वहाँ पर मुख्यमंत्री आए हुए थे, उनको अपील किया कि देखो भाई हम लोग जब विकसित भारत की ओर चल पड़े हैं तो सिर्फ वो केंद्रीय सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, उसमें आप लोगों की भी जिम्मेवारी है, भाईचारा है और पूरे भागीदारी है। जी। तो जिस तरीके कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और मुझे लग रहा है कलेक्टिव और इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हो रही है, तो ये सरकार सबको अपने साथ लेके चल ही रही है। उसमें लेबर लॉज भी साथ में ही चल रहे हैं। तो लेबर लॉज एक बार पूरे देश में सिंक्रोनाइज हो गए और आजकल क्योंकि डिजिटल रिफॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं और लेबर के लिए भी डिजिटल यूज़ काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, जी। तो पूरे देश के अंदर लेबर मूवमेंट, लेबर जो यहाँ से वहाँ जा रहा है, लेबर एफिशिएंसी बढ़ जाती है अगर पता हो कि मेरा ईपीएफ या मेरी मेडिकल कार्य बेनिफिट्स क्षमता और ये सारे जी, सारे कार्य एक क्षमता जगह और से दूसरी उत्पादकता जगह। दोनों में वृद्धि कहीं ना कहीं होती है। समय हाँ। की बहुत कमी है, माफ़ी चाहूँगा। इस विषय पर हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे अलग अलग कार्यक्रमों में। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चरण सिंह जी और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अमित कपूर जी। तो निश्चित तौर से अगर देखिए साल 2047 तक अगर विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना है तो हर एक व्यक्ति को, हर एक क्षेत्र को, हर एक सेक्टर को, हर एक पहलू को अपना बेहतर और बेहतरीन अपनी क्षमताओं का उपयोग करना होगा, लोगों को श्रम का सम्मान करना होगा और एक सामूहिक परिश्रम भी करना होगा और उसी सामूहिक परिश्रम से ही आत्मनिर्भर भारत बन सकेगा, विकसित भारत का लक्ष्य हासिल कर सकेगा। तो इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।